लेक्चर नंबर 61 पार्ट 1 इंड एस 110 कंसोलिडेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, डिस्पोजल विथ लॉस ऑफ कंट्रोल पढ़े थे। ठीक है, अभी इस लेक्चर 61 पार्ट 1 और लेक्चर 61 पार्ट 2 दोनों में सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, और एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको नाम है चेन होल्डिंग, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 69, जो कि है पेज नंबर 69, पेज नंबर 30.59 पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक कंपनी है रिलायंस, जिसके पास बहुत सारा सब्सिडरी है, बहुत ज़्यादा सब्सिडरी है उसके पास। ठीक है, जिसमें से एक सब्सिडरी का नाम है रिलायंस जियो। ठीक है, ओके। रिलायंस जियो का एसएफएस दिया हुआ है और रिलायंस कंपनी का सीएफएस दिया हुआ है। रिलायंस कंपनी है जिसके पास बहुत सारा सब्सिडरी है, तो इसके पास सब्सिडरी बहुत सारा है, तो ये सीएफएस बना रहा होगा सारा सब्सिडरी को मिला के और अपना पेरेंट को मिला के। ठीक है, तो एक सीएफएस दिया हुआ है, एक रिलायंस जियो का, सिर्फ रिलायंस जियो का एसएफएस दिया हुआ है। जियो भी सब्सिडरी है जिसका डेटा ये सीएफएस में दिया होगा, तो जियो का वैल्यू इसमें एडेड होगा सीएफएस में। एक अलग से रिलायंस जियो का एसएफएस दिया है। ठीक है, ओके। ठीक है, रिलायंस क्या कर रहा है, जो मेन कंपनी है वो बेच रहा है 90% स्टेक जियो में से फॉर ₹1000 करोड़। सब्सिडी था जियो, रिलायंस मालिक था, इसका 90% बेच दे रहा है 1000 करोड़ के लिए। 90% बेच रहा है मतलब डिस्पोजल ऑफ शेयर्स कर रहा है प्लस लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मतलब डिस्पोजल ऑफ शेयर्स प्लस लॉस ऑफ कंट्रोल। दैट इज़ हम लोगों को रिवर्स करना होगा जो भी हम रिकॉर्ड किए थे एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। 3 चीज़ रिकॉर्ड किए थे सेलर का, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5, INA, NCI और गुडविल या GBP जो भी है, तो उसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, INA डेबिट हुआ तो क्रेडिट कर देंगे 2 INA, उस टाइम अगर गुडविल होगा तो अभी क्रेडिट कर देंगे 2 गुडविल, और NCI को कम करने के लिए NCI डेबिट कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। INA कितना है? INA जब तुम देखोगे तो तुमको सीधा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि INA का न इक्विटी शेयर कैपिटल तुमको मिला हुआ है, न अदर इक्विटी मिला हुआ है तुम्हारा अति के लिए जो कंपनी बिक रही है, तो उसका INA कैसे निकालोगे? INA निकालने का तो हम लोग फॉर्मूला यही सीखते हैं, ESC प्लस अदर इक्विटी का प्री एक्विजिशन, तो नहीं दिया हुआ है। तो INA का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे या पहले, दैट इज़ एसेट, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो वो INA हो जाता था। और ये कब होता था? जब डेट ऑफ एक्विजिशन 31 मार्च होता था, ईयर एंड, तो वैसे ही इसमें भी है, तो वैसे INA निकल गया। INA कितना है इसका? INA बोलोगे टोटल एसेट है 1730 और लायबिलिटी है 450, तो INA होना चाहिए था 1280। लेकिन मेरे भाई जब हम लोग INA लेते हैं तो जो कंपनी बिक रही है उसका एसेट और उसका लायबिलिटी लेते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो एक बात बताओ, जो कंपनी बिक रही है उसके बुक्स में गुडविल होगा? गुडविल नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनी खुद से गुडविल अपना सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकग्नाइज नहीं की होगी, तो उसका एसेट में गुडविल नहीं आ रहा होगा। और ये गुडविल जो भी होता है वो कंपनी का होता है, जो कंपनी बिक रही है। तुम बोलोगे कि ये गुडविल किसी और कंपनी का होगा, जो कंपनी बिक रही है वो किसी को खरीदा होगा तो उसका गुडविल होगा, उसका बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो हम लोग गुडविल का बात कर रहे हो, किसका काम बात कर रहे हैं? जो कंपनी बिक रही है। तो जो कंपनी बिक रही है अगर उसके एसएफएस में गुडविल समथिंग आ रहा है समथिंग, तो वो गुडविल उसका नहीं है, सॉरी, वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखता है। और जो बुक में नहीं दिखता है तो INA क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में गुडविल दिख ही नहीं रहा है, तो जब INA होगा उसमें गुडविल इंक्लूड नहीं होगा। ट्रू, ये तो तुमको पता ही है। एक मिनट, ट्रू। तो INA हमारा 1730 नहीं है, 1730 माइनस 90 सम अमाउंट, तो हमारा INA होगा 1730 माइनस 90 माइनस 450, डेट इज़ 1190। तो INA क्रेडिट होगा 1190 से, गुडविल कितना से क्रेडिट होगा? 90 से। ठीक है, कैश कितना डेबिट, और हम मिल रहा है हमको ड्यू टू डिस्पोजल कैश, तो 1000 हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अभी हमारे पास 2 को चीज़ खाली है जर्नल एंट्री में। क्या क्या है हमारा एंट्री? क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट, NCI अकाउंट डेबिट, रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 2 INA, 2 गुडविल, जो भी डिफरेंस आएगा वो PL में जाएगा। सारा का अमाउंट हम डाल चुके हैं। मेरे पास NCI और रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं है। NCI कितना है?
देखोगे क्वेश्चन में तो तुमको पता चलेगा एनसीआई कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है एनसीआई? एनसीआई इसलिए नहीं क्योंकि होल्ली ओन सब्सिडरी है। होल्ली ओन सब्सिडरी रिलायंस जियो होल्ली ओन सब्सिडरी रिलायंस का। तो पूरा जियो में 100% इक्विटी किसका था? पेरेंट का ही था। एनसीआई कुछ नहीं था, तो एनसीआई कुछ से डेबिट ही नहीं होगा, जीरो। ठीक है भाई, ख़त्म। रिटेन इन्वेस्टमेंट कितना से होगा? रिटेन इन्वेस्टमेंट कितना है? हम लोग 10% रिटेन कर रहे हैं, 90% बेच रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना होगा भाई? जो भी बिजनेस का वैल्यू होगा उसका 10% रिटेन इन्वेस्टमेंट होगा। तो बिजनेस का फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? INA प्लस गुडविल, पिछले लेक्चर में सीखे थे। तो INA है 1190, गुडविल है 90, तो 1280 का हमारा बिजनेस फेयर वैल्यू है। तो 1280 का 10% हमारा रिटेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 128, तो हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगा कैश 1000, NCI 0, रिटेन इन्वेस्टमेंट 128, टू INA 1280, टू गुडविल 90। डिफरेंस PL आ रहा है डेबिट साइड में 152 रुपये का, जर्नल एंट्री बन गया। तो एक क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बन गया। तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है CFS बनाने के लिए। CFS बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। तो CFS बनाने के लिए तुमको क्या क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, जो भी जर्नल एंट्री दिए हो, मतलब CFS कब बनाना है? आफ्टर डिस्पोजल। ये जर्नल एंट्री देने के बाद का CFS तुमको बनाना है। तो जो CFS बनेगा उसमें जर्नल एंट्री जो हम लोग अभी दिए उसका इफेक्ट होगा। तो जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश हमको 1000 से बढ़ाना होगा। NCI हमारा डेबिट हो रहा है, लेकिन NCI कुछ है ही नहीं, ज़ीरो, कोई मतलब नहीं NCI से। रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट उसका बात अभी छोड़ दो। INA हमारा कम हो रहा है। INA कम होना मतलब एसेट और लाइबिलिटी कम हो रहा है। तो एसेट और लाइबिलिटी 1280 रुपये से कम हो जाएगा, 1280 है जो भी, उससे कम हो जाएगा। और गुडविल 90 से कम हो जाएगा। ये सारा चीज़ किसका है? रिटेन इन्वेस्टमेंट, सॉरी, NCI, INA और गुडविल किसका है? सेलर का। तो NCI 0 से ख़त्म होगा सेलर का। INA दैट इज़ उसका 17, उसका टोटल INA, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी ख़त्म कर देंगे, उसका गुडविल भी ख़त्म कर देंगे, सब सेलर का। कैश और रिटेन इन्वेस्टमेंट किसका है? पेरेंट का। तो कैश बढ़ जाएगा 1000 पेरेंट का। रिटेन इन्वेस्टमेंट ये जो 128 रुपया है, तुमको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट कभी भी CFS में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि SFS में वो चीज़ रिकॉर्डेड होता है, इसलिए CFS में नहीं आता है। लेकिन मेरे भाई, ये जो जर्नल एंट्री दी है रिटेन इन्वेस्टमेंट का, वो कौन से जर्नल, कहाँ, कौन से बुक्स में आ रहा है? CFS में, कैसे SFS में? ये जर्नल एंट्री तो CFS का है, क्योंकि जब डिस्पोज हो रहा है तो CFS में जर्नल एंट्री देते हैं। ट्रू। तो जर्नल एंट्री कहाँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? CFS में। तो इसका एंट्री इसके वजह से तुम वो CFS बैलेंस शीट में भी जाएगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ डेबिट हो रहा है, तो रिटेन इन्वेस्टमेंट तुमको वहाँ एसेट की तरह दिखाना होगा 128 रुपये का, समझे? तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो याद रखना, कैश 1000 से बढ़ाना है किसका? पेरेंट का। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है 128, पेरेंट का। INA कम करना है सेलर का, टोटल INA, और टोटल गुडविल कम करना है। तो ऐसा करके जब बनाओगे तो क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन एक जर्नल एंट्री में एक कंपोनेंट था P&L, जो बैलेंसिंग फिगर था, वो क्या हो रहा था? डेबिट। ये P&L किसका होता है? पेरेंट का, क्योंकि बेचने डिस्पोज करने के ऊपर उतना उसको लॉस हो रहा है। तो ये P&L डेबिट हो रहा है, मतलब लॉस है। लॉस जब डेबिट हो, P&L डेबिट होता है मतलब लॉस है। और लॉस कहाँ जाता है? अदर इक्विटी में। तो पेरेंट का अदर इक्विटी तुमको 152 से कम करना होगा। क्वेश्चन बनाओगे तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ख़त्म। अब आते हैं हम लोग दूसरे इलस्ट्रेशन में, है जो है इलस्ट्रेशन नंबर 70। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सब्सिडियरी एक एसेट बेच रहा है पेरेंट को। सब्सिडी पेरेंट को बेच रहा है, मतलब दिस इज़ अपवर्ड ट्रांजैक्शन। फाइन। अपवर्ड ट्रांजैक्शन कब हुआ? जब इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है तभी अपवर्ड ट्रांजैक्शन या डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन होता है। दिस इज़ एन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन वेयर अपवर्ड ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग। जब भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है, तो जब CFS बना रहे होते हैं, तो तुमको याद होगा कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है तो CFS में दो चीज़ का एलिमिनेशन करना पड़ता है। पहला, जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका एलिमिनेशन, और जो URP दैट इज़ अनरियलाइज प्रॉफिट दैट इज स्टिल इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ बायर कंपनी। बायर कंपनी जो एसेट खरीदा था उसके अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूडेड ऑफ सेलर कंपनी, उस प्रॉफिट को तुमको कम करना होता है। दैट इज़ URP एलिमिनेशन। दो चीज़ें एलिमिनेट होता है, ट्रांजैक्शन और URP एलिमिनेशन। कहाँ? CFS में। तुमको तो याद होगा। ट्रू, वेरी ट्रू। और URP एलिमिनेशन इस CFS में तो हो गया, लेकिन किसके बुक से ख़त्म होता है? भाई जो सेलर है उसका प्रॉफिट कम होता है। ट्रू। तो अपने क्वेश्चन में अपवर्ड ट्रांजैक्शन है, मतलब सब्सिडरी बेच रहा है पेरेंट को, तो जो सब्सिडरी है उसके बुक से हमको प्रॉफिट कम करना होगा। सब्सिडरी के बुक से प्रॉफिट कैसे कम करते हैं? स्टेप 2B में, याद करो, स्टेप 2B में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से हमको URP एलिमिनेट करना होता है। परफेक्ट। URP एलिमिनेशन का फॉर्मूला क्या, जर्नल एंट्री का होता है? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, या फिर जो भी चीज़ कम, जो भी एसेट खरीदा गया है, तो P&L टू इन्वेंट्री होता है। तो
प्रॉफिट हम लोग कम करेंगे जितना उसमें स्टील इंक्लूडेड है, जो भी एसेट बायर खरीदा है, और एसेट को भी कम करेंगे उतना अमाउंट से जितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो P&L भी कम हुआ 2 लाख से, और तुम्हारा इन्वेंट्री भी कम होगा 2 लाख से, क्योंकि इन्वेंट्री में 2 लाख का प्रॉफिट घुसा हुआ है। ट्रू। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुमको 2 चीज़ ढूंढना है, 2 चीज़ बनाना है, एक SFS बनाना है, एक CFS बनाना है। SFS तुमको पेरेंट और सब्सिडरी दोनों का बनाना है, और CFS बनाना है दोनों का साथ मिला के। ठीक है, चलो SFS बनाते हैं। सब्सिडरी अपने बुक्स में क्या किया होगा? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो सब्सिडरी जो पेरेंट को बेच रही है वो एक मशीन है या बिल्डिंग है कुछ, वो बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को सब्सिडरी खरीदा था 1 अप्रैल 10 को। ठीक है, खरीदा था 10,25,000 पे। उस दिन उसका लाइफ 21 साल था, और उसका स्क्रैप वैल्यू 5 लाख रुपया था समथिंग। आज से 1 साल के बाद 1 अप्रैल 11 को यही बिल्डिंग को सब्सिडरी बेच रहा है अपने उसको, किसको कहते हैं, होल्डिंग कंपनी को। कितना में बेच रहा है? 11 लाख में। तो 11 लाख में बेच रहा है, इवन इसका कैरिंग अमाउंट क्या है? 10,25,000 नहीं, 1 साल का डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो पता चलेगा तुमको कि इसका कैरिंग अमाउंट है 10 लाख रुपया। कैरिंग अमाउंट था 10 लाख रुपया, बेचा है 11 लाख में, 1 लाख का प्रॉफिट। तो SFS में क्या जर्नल एंट्री देगा? एक तो बेचने का जर्नल एंट्री देगा, और अगर 1 अप्रैल 10 से तुम जर्नल एंट्री बनाओगे तो तुम्हारा क्या एंट्री होगा? एक बार जब बिल्डिंग परचेज का 10,25,000 में, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद बेचने का। ये हो गया सब्सिडरी का बुक्स में, SFS में। अब हम लोग बात करते हैं होल्डिंग के SFS में। तो होल्डिंग के SFS में क्या जर्नल एंट्री होगा? 1 अप्रैल 11 को जब खरीदा था तो परचेज मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बस बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। SFS का हो गया पहला पार्ट। SFS का जर्नल एंट्री देना था तुम्हारा सब्सिडरी के बुक्स में और होल्डिंग के बुक्स में, दे दिए। अब CFS बनाना है। CFS जब बनता है तो हमको क्या करना होता है? इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन एक पहला ट्रांजैक्शन क्या था कि हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो बिल्डिंग खरीदने का SFS में, पेरेंट के SFS में क्या आया होगा? कैश एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उसका रिवर्स करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, ये हो गया ट्रांजैक्शन का अति। दूसरा URP एलिमिनेशन। URP एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं? P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट, P&L अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग करेंगे। कितना प्रॉफिट एडेड है बिल्डिंग में? 1 लाख रुपया का। ट्रू। तो 1 लाख का हमको बिल्डिंग कम करना पड़ेगा। बस क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। बट जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको एक बात पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन था वो CFS और जो SFS है हम लोग बना रहे थे 31 मार्च 12 तक का। 1 अप्रैल 10 को खरीदा है, 11 को बेचा, 31 मार्च 12 को हमको बिजनेस SFS और CFS बनाना है। तो अभी जो भी हम जर्नल एंट्री बताए थे SFS और CFS में, तब तक बताए थे 1 अप्रैल इसका 11 तक का ही, कि इस दिन खरीदा था सब्सिडरी, डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री, बेचने का जर्नल एंट्री। इस दिन खरीदा था होल्डिंग, तो उस दिन खरीदने का जर्नल एंट्री। लेकिन खरीदने के बाद भी 31 मार्च 12 तक का भी जर्नल एंट्री देना था तुमको। ठीक है, तो जब दोगे तो 11 लाख में खरीदा था तो 11 लाख के हिसाब से डेप्रिसिएशन करेगा। ओके, परफेक्ट। तो होल्डिंग कंपनी अपने बुक्स में 11-12 का फाइनेंशियल ईयर जब खरीद लिया है तो अपने बुक्स में दिखा रहा होगा कितना? 11 लाख के ऊपर 37,500 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन जब CFS बनाने जाओगे तो CFS में तो एसेट का वैल्यू 11 लाख नहीं होगी, 10 ही लाख है। क्यों? क्योंकि CFS में हम लोग URP को एलिमिनेट करने के लिए P&L टू एसेट किए थे, तो एसेट 11 लाख से 10 लाख पे आ गया था, 1 लाख का प्रॉफिट एलिमिनेट कर दिए थे। तो 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो तुमको पता चलेगा डेप्रिसिएशन इज समवेयर अराउंड 32,000 रुपया, 32,500। तो CFS में डेप्रिसिएशन 32,500 है, लेकिन SFS में दिखा रहा है डेप्रिसिएशन कितना? 37,500। मतलब SFS में तुम ज़्यादा चार्ज कर दियो, SFS में ज़्यादा रिकॉर्डेड है, और वही डेप्रिसिएशन की वही SFS में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज है, तो एसेट का वैल्यू कम दिख रहा होगा SFS में। लेकिन CFS में तो 37,500 डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए था। एज पर CFS सिर्फ और सिर्फ 32,500 डेप्रिशिएट होना चाहिए था। ट्रू। तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए था, वहाँ पे एसेट का वैल्यू कम है। तो CFS में क्या करेंगे हम लोग? एसेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए डेप्रिसिएशन जो एक्सेस इस पे लगा हुआ है 5,000 रुपये का, 37,500 माइनस 32,500, 5,000 का जो एक्सेस लगा हुआ है उसको रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करके बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा देंगे। डेप्रिसिएशन रिवर्स का वैल्यू, डेप्रिसिएशन रिवर्सल का जर्नल एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, बढ़ गया, बिल्डिंग का दाम बढ़ गया तुम्हारा। परफेक्ट। फिर से बोल रहे, क्या बोले हम? देखो क्या हुआ था कि हम होल्डिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, आज खरीदा 11 लाख में,
1 साल डिप्रिसिएशन किया 32,500, सॉरी 37,500, ठीक है। इस दिन CFS बना रहा है, अपने बुक्स में दिखा रहा है 37,500 का डिप्रिसिएशन, इसलिए 11 लाख माइनस 37,500 हो चुका है डिप्रिसिएशन। लेकिन जब CFS बना रहा था तो CFS में जब बनाया तो बिल्डिंग के ऊपर प्रॉफिट एलिमिनेट कर दिया, तो बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट कुछ और हो गया एज पर CFS। कैरिंग अमाउंट चेंज हो गया तो डिप्रिसिएशन भी चेंज होगा। जब डिप्रिसिएशन चेंज हुआ तो पता चला डिप्रिसिएशन सिर्फ 32,500 लगना चाहिए था, और SFS में तो 37,500 लगा चुका था। मतलब इसमें बिल्डिंग का वैल्यू बहुत इसमें कम था और इसमें बिल्डिंग ज़्यादा था। ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन बन फाइन। अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब एक नया टॉपिक है जो बोले थे कि पढ़ाएंगे हम लोग, उस टॉपिक का नाम है चेन होल्डिंग। व्हाट इज़ चेन होल्डिंग? चेन होल्डिंग में क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझाते हैं। क्या हुआ, एक कंपनी है AK लिमिटेड, वो इन्वेस्ट की हुई है मुकुल लिमिटेड में, ठीक है। मुकुल लिमिटेड में 80% इन्वेस्ट की हुई है, ठीक। कौन? AK लिमिटेड मुक्कू में 80% इन्वेस्ट की हुई है। मुक्कू अजय लिमिटेड में 70% इन्वेस्ट की हुई है। मतलब होल्डिंग, इंटरमीडिएट सब्सिडरी, अल्टीमेट सब्सिडरी, ठीक है। ये इसका सब्सिडरी, ये इसका सब्सिडरी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे CFS कौन बनाएगा भाई? जो पेरेंट है वो बनाएगा। पेरेंट कौन है यहाँ पे? AK लिमिटेड, तो वो CFS बनाएगा। मुक्कू लिमिटेड भी बनाएगा CFS क्योंकि वो भी पेरेंट है, लेकिन इसका टॉपिक अब बाद में पढ़ाया हुआ है। अभी समझो कि AK लिमिटेड जब पेरेंट है तो क्या करते हैं, ठीक है। AK लिमिटेड मालिक, मुक्कू मालिक, ये मालिक। AK इसमें 70% लिए हुए हैं, सॉरी 80% लिए हुए हैं, और मुक्कू इसमें 70% लिए हुए हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो एक बात बताऊँ, अजय लिमिटेड का 70% मुक्कू के पास है, ठीक है। मतलब AK लिमिटेड इनडायरेक्टली अजय लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है 80% आउट ऑफ द 70% परचेज बाई अजय लिमिटेड। क्या बोला, बताते क्या बोले? अजय लिमिटेड का 70% इसके पास था, ठीक है, और इसका 80% इसके पास था। तो इनडायरेक्टली AK के पास इस अजय लिमिटेड का कितना % स्टेक है? तो बोलेगा 70%। नहीं, 70% स्टेक तो इसके पास है, लेकिन इसका 100% स्टेक इसके पास नहीं है ना। इसका सिर्फ 80% स्टेक है, तो 70 इसके पास है। अगर ये 100% स्टेक इसके पास होता तो इसके पास भी तो 70 चला जाता। लेकिन इसके पास सिर्फ 80% स्टेक है, तो अगर 70 इसके पास है तो 70 का 80% सिर्फ इसके पास है, दैट इज़ 56%। तो इनडायरेक्टली AK लिमिटेड अजय लिमिटेड का 56% का मालिक है, दैट इज़ इफेक्टिव स्टेक। भले ही मुक्कू 70% ओन करता है, लेकिन अजय पूरा, मुक्कू लिमिटेड को तो मालिक नहीं है कि पूरा 70% इसका हो जाएगा। अगर ये खरीद रहा है 70% तो ये पूरा 70% इसका नहीं, ये 70% नहीं खरीद रहा है, लेकिन इसका सिर्फ 80% इसके पास है। बाकी का जो 20% है मुक्कू का, वो किसी और के पास है। तो 20% ऑफ 70% दैट इज़ 14% NCI को चला जाएगा। ये जो 56% है वो किसके पास है? इसके पास, AK के पास। ट्रू। तो ये जो हम लोग 56% निकाले, दैट इज AK इज हैविंग इनडायरेक्टली 56% इन अजय लिमिटेड, बिकॉज डायरेक्टली ही हैव 80% इन मुक्कू लिमिटेड। परफेक्ट। तो ये जो हम लोग निकाले इसको कहते हैं हम लोग इफेक्टिव स्टेक, अल्टीमेट होल्डिंग का। तो अल्टीमेट होल्डिंग का इफेक्टिव स्टेक कैसे निकलता है हम लोग? स्टेक ऑफ होल्डिंग इन इंटरमीडिएट सब्सिडरी मल्टीप्लाइड बाई स्टेक ऑफ इंटरमीडिएट सब्सिडरी इन अल्टीमेट सब्सिडरी। इंटरमीडिएट सब्सिडरी में AK का स्टेक मल्टीप्लाइड बाई अल्टीमेट सब्सिडरी में इंटरमीडिएट सब्सिडरी का स्टेक, ठीक है। तो ऐसे इफेक्टिव तुम्हारा निकलता है स्टेक, ठीक है। इसी के ऊपर पेज नंबर 206 और पेज नंबर 207 पे एग्जाम्पल दिए हुए सर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में बोलते हैं कि AK के पास 90% स्टेक मुक्कू का है और मुक्कू के पास डैन का है 60%। मतलब AK के पास इनडायरेक्टली डैन का कितना स्टेक है? 90% इंटू 60%, दैट इज़ 54%, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल में सर बोलते हैं AK लिमिटेड के पास मुक्कू का 80% स्टेक है और मुक्कू के पास डैन का 60% स्टेक है। तो इनडायरेक्टली AK के पास कितना % स्टेक है डैन का? 48%। तो एक बात बताओ, इनडायरेक्टली 48% है तो डैन का अल्टीमेट होल्डिंग तो AK नहीं हुआ, क्योंकि 50% से कम है।
तो ऐसे तो नहीं होगा, होल्डिंग नहीं बना, अल्टीमेट होल्डिंग ही नहीं हुआ वो तो भाई तो अल्टीमेट होल्डिंग नहीं है। नहीं भाई, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का बात करो, 48% इनडायरेक्टली है, लेकिन डायरेक्टली तो 60% मुक्कू संभाल रहा है और मुक्कू का 80% वो संभाल रहा है। मुक्कू का मेजर शेयर होल्डर कंट्रोलर एके है और मुक्कू कंट्रोलर है डैन का, तो ओवर सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से एके स्टिल होल्डर है। ठीक है, परफेक्ट। एक ट्रिकी क्वेश्चन सर एग्जाम्पल 4 में दिए हैं। एके के पास 80% मुक्कू का है और मुक्कू के पास 60% डैन का है, तो डैन का इनडायरेक्ट अल्टीमेट शेयर होल्डिंग किसके पास, एके के पास 48% ओवर सब्सटेंस फॉर्म। बट एक और पॉइंट, एके के पास सीधा डैन का 10% है, मतलब डैन का 60% मुक्कू के पास और डैन का 10% एके के पास। तो एके के पास है कितना, बोलो, एके के पास 10% है डैन का, प्लस इनडायरेक्ट स्टेक कितना है हमारा 48%, तो टोटल 58% स्टेक है उसके पास। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया जब हम लोग बात करते हैं इसका, क्या करते हैं, इफेक्टिव स्टेक का। ठीक है, हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है, चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग में क्या होता है, अल्टीमेट होल्डिंग, इंटरमीडिएट सब्सिडरी, अल्टीमेट सब्सिडरी। ठीक है, और अभी हम लोग क्या निकालना सीख रहे थे कि अल्टीमेट सब्सिडरी में इनडायरेक्ट होल्डिंग कितना है अल्टीमेट होल्डिंग का। ठीक है, तो वो निकालना सीख गए। एक और चीज़ जान लो कि तुमको निकालना होगा डेट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। हम लोग कब से इफेक्टिवली कंट्रोल ले रहे हैं अल्टीमेट सब्सिडरी का। तो पहला एग्जांपल में बोल रहा है एके लिमिटेड अक्वायर करा मुक्कू को 1 अप्रैल 11 को, और मुक्कू पहले से खरीद के रखा था 30 सितंबर से ही अजय को। तो एके के पास कंट्रोल कब से आया अजय का, 1 अप्रैल से या 30 सितंबर से, 1 अप्रैल से आया, क्योंकि मुक्कू को तो तभी खरीदा था ना, मुक्कू कभी खरीदा उससे क्या मतलब है, मुक्कू खरीदने के बाद ही हमको कंट्रोल आया, तो बस तो 1 अप्रैल 11। ठीक है, परफेक्ट। और एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसे ही है। ठीक है, देख लो इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोलता है, एके खरीद रहा है 1 अप्रैल को मुक्कू खरीद रहा है 30 सितंबर 11 को, बाद में खरीद रहा है। तो एके एक्चुअल में कंट्रोल कब ले रहा है अजय का, 1 अक्टूबर को, ना कि 1 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन था ही नहीं। ठीक है, और हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं डेट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, डेट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको पता चले कि CFS कब से बनाना है। एक तो सब्सिडी जब सब्सिडी मुक्कू को लिए तब तो CFS बनाएंगे, लेकिन अजय के लिए भी CFS कब से बनाएंगे, उसको चेक करने के लिए तुमको डेट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका शॉर्टकट क्या है, डेट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल विल बी द डेट ऑन विच CFS टू बी मेक, दैट इज व्हेन अल्टीमेट पेरेंट इज एबल टू कंट्रोल। कब से, एक ही चीज़ याद रखना डेट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ढूंढने के लिए, वो डेट देखना कि जब से अल्टीमेट होल्डिंग कंट्रोल कर सकता है अल्टीमेट सब्सिडी को, उसी दिन अल्टीमेट सब्सिडी का CFS बनेगा। बस इतना कुछ याद नहीं, नॉर्मल चीज़ है कि जब से हम अल्टीमेट सब्सिडी को होल्ड कंट्रोल कर सकते हैं तब से हम CFS बनाएंगे, बस। परफेक्ट, डन।